भाई ने उस केस को किया हुआ था और लगातार आज भी सरकार और सरकारी तंत्र के ऊपर वो इस तरीके से एक दबाव बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शेल्टर होम स्थापित हुए और वो लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं है उनको छत की व्यवस्था जो है सुनिश्चित करनी पड़ी। रातों रात मुझे याद है कि किस तरीके से नगर आयुक्त हमारे पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि चलिए सर देख लीजिए, चल के हमने ये बना दिया और कैसे हमको बुद्धू बनाने की कोशिश करते रहे, जबकि क्षेत्र हम सही तरीके से थे नहीं। इसी तरीके से उन्होंने और भी बहुत सारे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर साथी हैं, निर्माण मजदूरों के 96 में कानून बनने के बाद कृष्णा अय्यर साहब ने 86 में कानून बनाने की बात कही थी। 96 में कानून बना और वो देश में लागू नहीं हो रहा था, तो उस कानून को लागू करने की खातिर कॉलिन भाई ने उसमें भी एक PIL की और सारे राज्यों को, केंद्र शासित राज्यों को, सबको इस बात के लिए निर्देश गए कि उस कानून को तत्काल लागू किया जाए और किस तरीके से लागू किया जाए, इसके ऊपर भी एक बातचीत, बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। ऐसी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। कॉलिन पेशे से इंजीनियर थे और उन्होंने IIT जैसे संस्थान से इंजीनियरिंग पास करने के बाद जिस तरीके से अपना तमाम एक जो आज की भाषा में अगर कहें तो युवाओं का जो गोल्डन कैरियर है उस सीमा को लांघते हुए उन्होंने उस गोल्डन सर्कल को बड़ा किया, जिसमें कि तमाम दलित, तमाम मुस्लिम, तमाम वंचित, तमाम उपेक्षित, इस तरीके के लोग जो हमेशा दया माया का शिकार रहते थे उनको उनके अधिकारों से अवगत कराया। इन्होंने कभी भी दया माया के आधार पर, कभी भी करुणा के आधार पर सरकार से या न्यायालय से ये नहीं अपेक्षा की कि जिससे लोगों को रहमो करम मिले। इन्होंने हमेशा अधिकारों की बात की और उन अधिकारों की बात करने की खातिर कॉलिन भाई आए हैं। मैं समझता हूं कि बातचीत की औपचारिक शुरुआत होती रहेगी, पर चूंकि प्रेस के लोग यहाँ पर आ गए हैं और वो आपसे मुखातिब होना चाहेंगे, तो मैं कॉलिन भाई से निवेदन करूंगा कि औपचारिक शुरुआत के पहले 5 मिनट के लिए वो आकर के थोड़ा सा साथी लोगों को संबोधित करते हैं। मैं स्वागत करता हूं कॉलिन भाई का कि कॉलिन भाई यहाँ उसकी कमी है, ये कमियां जितनी भी हो इस पूरी कार्यशाला के दौरान वो मेरे हिस्से में है और बाकी की सारी चीजें आप लोगों के हिस्से में है। कॉलिन भाई आप आ जाए। मैं निवेदन मैं छोटे भाई नरोना यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। मैं एक हाल की बात बताऊं, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को जानकारी है या नहीं। दांतेवाड़ा नक्सलाइट्स के लिए जाना जाता है। वहां के तमाम ऐसे जो निरीह लोग हैं जिनको कि नक्सलाइट करके पुलिस जो है कभी भी उठा लेती है, कभी बंद कर देती है, कुछ भी कर देती है। बाहर निकालने का काम हमारे कॉलिन भाई ने किया है और अभी तो वो कम से कम जिंदगी की सांसें ले रही हैं। बहुत से ऐसी स्मृतियां हैं जो आपके साथ शेयर होती रहेंगी, लेकिन मैं इस सब के बीच में व्यवधान करते हुए चाहूंगा कि आप जरा 5 मिनट हमारे साथी लोग आपसे रूबरू होना चाहते हैं। आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि कॉलिन भाई की जो मिश्रित हिंदी है, क्योंकि कानपुर और कानपुर के आसपास इलाकों की जानकारी देना चाहूँगा पहले। हमारा संस्था मानवीय हक कायदा मंच ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, यहाँ आने का मकसद ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीगल एड सेंटर हो जो गरीब के लिए मुफ्त में काम कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में काम करना आसान नहीं है। यहाँ की जो परिस्थिति है बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। ये मैंने कई बार आया और जहाँ भूखमरी की स्थिति है वो मैंने नजदीक से देखा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में ये फेक इनकाउंटर की बात जो है, पुलिस टॉर्चर की बात,
कुछ लोग पुलिस द्वारा गायब भी किया गया। तो टॉर्चर के इशू उत्तर प्रदेश में बहुत ही गंभीर इशू है और इसमें देखना जरूरी है। तो हमारा मकसद ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा लीगल एड सेंटर हो, जहां पे महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, झुग्गी में रहने वालों के लिए, असंगठित कामगारों के लिए एक ऐसा सेंटर हो जहां पे उनको फ्री में लीगल एड मिले। ये हमारा आने का मकसद है। इसके पहले इलाहाबाद में मीटिंग हुआ, काफी अच्छा मीटिंग हुआ। उसके बाद लखनऊ में हुआ और मुझे लगता है कि जैसे 1-2 बजे तक हमारे साथी अलग अलग क्षेत्र से आएंगे और आज और कल 2 दिन का मीटिंग रहेगा और कल शाम तक मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा लीगल एड करने के लिए। हमारा जो वकील दोस्त है वो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय है, जैसे उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में ऐसा नेटवर्क नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन लोग संगठित नहीं है, बल्कि एक जैसे संगठन में नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप्स में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की खासियत ये है कि कम से कम 100, 150, 200 लड़ाकू वकील है जो सिर्फ केसेस करने में कामयाब नहीं होगा, बल्कि एक मूवमेंट, एक सोशल मूवमेंट में हिस्सा लेने में कामयाब होंगे। तो उत्तर प्रदेश में हमारा ज्यादा ध्यान है। मुझे लगता है कि पिछले 3 महीनों में 3 मीटिंग हुआ और इस मीटिंग के बाद ये नेटवर्क पक्का होगा। तो साथियों, मैं सुनने के लिए आया ज्यादातर और मैं कहना चाहूंगा शायद आज शाम को, नहीं तो कल सवेरे, कल दोपहर तक मैं कुछ अपनी तरफ से बताऊंगा कि ये चैनल की एक्टिविटीज क्या है राष्ट्रीय पैमाने पर, किस तरह का केसेस हमने लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जुवेनाइल कोर्ट से, वहां पे अपील हाई कोर्ट और वहां से अपील सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा काम है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हमारे बीच में एडवोकेट राधाकृष्ण पांडे जी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, आप सब लोगों की तरफ से भी स्वागत करता हूं। और राधाकृष्ण पांडे जी को आप जानते हैं कि ये भी बड़े जुझारू अधिवक्ताओं में से हैं और हाल में जो केस कानपुर में कोई करने के लिए नहीं तैयार हो रहा था, हमारे जो 8 माओवादियों के नाम पे लोग पकड़े गए, उस केस को पांडे जी कर रहे हैं और पांडे जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ये जो कार्यवाही अभी इसके बाद शुरू होगी, इसको बेशक यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, बाकी लोग वहां बैठे हैं, लेकिन इसको विभाजन के तौर पे ना देखें। और जब कोई ऐसी बातचीत यहाँ हो रही है, हमारे जो जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अपनी बात कह रहे हैं, आपके जहन में कुछ सवाल उठेंगे, उनको आप कहीं नोट कर लीजिए। आपके पास एक कलम और पैड जो है साथी लोगों ने पहुंचाया है, तो आपके जो सवाल पैदा होते हैं वो आप निश्चित तौर पे इन लोगों से करिए, क्योंकि अभी प्रेस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे एक निवेदन भी करना चाहूंगा और औपचारिक तौर पर कल 1:30 बजे एक प्रेस की वार्ता भी रखी गई है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी पधारें और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हमारे जो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के लोग हैं, कानपुर के जो ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं और जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ बातचीत होगी, एक नेटवर्क की बात होगी, आगे की कार्य योजना की भी बात होगी। और आप सबसे निवेदन ये भी है कि कॉलेज भाई के साथ आप लोग लंच भी कल करके जाएं। आज आप बेशक कैसे जाएं, लेकिन कल जरूर आएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं समझता हूं कि चूंकि अभी और ज्यादा विलंब करना उचित नहीं है और हमारे बीच जो समाज से सीधे जुड़े हुए लोग हैं वो आ गए हैं और बातचीत शुरू करी जाए।
तो सबसे पहले जिस विषय को लेकर के बातचीत उन लोगों ने करने के लिए योजना बनाई थी, उसी तरीके से मुझे लगता है कि बात की शुरुआत करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अभी जो पहले सेशन में देखा ये जाता है कि जो मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके साथ बहुत ही प्रताड़ना का व्यवहार होता है। दो अलग अलग चीजें रहती हैं, एक तो मानवाधिकार होते हैं और दूसरे अगर मानवाधिकारों के बारे में आधिकारिक तौर पर आप हक के तौर पर लोगों से कहीं कुछ मांगने की बात करते हैं तो वो हमारा तंत्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता है, तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में जो हमारे साथ के विद्वान लोग हैं वो बताएंगे कि आखिर हक को हक की तरीके से किस तरीके से है। मैं सबसे पहले कि हमारे सबसे बाद में आए हैं साथी, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा गहरी जानकारी भी इनको है, मैं चाहूंगा कि राधा किशन पांडे जी थोड़ा सा अपने जो इनके संघर्ष का पूरा दौर रहा है उसके, और साथ में ये मानवाधिकार संरक्षक जो कार्यकर्ता लोग हैं उनकी भी जो पुगाई पिटाई होती रहती है उस स्थिति से लोगों को अवगत कराएं। मैं माननीय राधा किशन पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि मैं सभा में मौजूद सभी लोगों से दो छोटी छोटी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो आपके मोबाइल हैं उनको साइलेंट मोड में कर लें, और दूसरा ये कि एक स्कूल है और हमारे छोटे भाई नरोना जी कह रहे थे कि ये कैसे तुमको दिया गया, तो ये मुझको एक शर्त के साथ दिया गया है कि यहाँ कोई पान खाकर नहीं थूकेगा। अगर कोई साथी पान खाकर ऐसे कुछ करते हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपा करके आज जब तक यहाँ है तब तक या तो पान ना खाएं, और अगर पान खाने बहुत जरूरी है तो उसकी पीक इधर उधर ना थूकें। ये मेरा बहुत विनम्र निवेदन है ताकि भविष्य में भी हम लोग कुछ ऐसे यहाँ पे बातचीत करते रह सकें। कल का समय आपका क्या है? कल 9:30 बजे से शुरू कर देंगे। आज थोड़ा सुबह आने जाने की वरिष्ठ साथी और आज की इस आम सभा में परिचर्चा में शामिल होने वाले हमारे समस्त भाई और बहन, निश्चित रूप से जिसके भी मन में कभी भी सामाजिक कार्यों के प्रति कोई रुचि रही होगी, उसे सामाजिक कार्यों में प्रशासनिक और जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उनसे कहीं न कहीं खट्टे मीठे अनुभवों का आमना सामना करना ही पड़ता है। सवाल इस बात का है कि मानवाधिकार की प्रक्रिया के सिलसिले में हमारी सरकार ने जो कानून बनाए वो तो बहुत बाद में बनाए। मानवाधिकारों के लिए संघर्ष तो मैं समझता हूँ कि जब से मानव समाज अपनी सभ्यता आया है तब से लगातार चल रहे हैं, और कहीं न कहीं मानवाधिकारों के लिए संघर्ष भी चलता रहा है, और मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाले लोग भी रहे और मानवाधिकार का हनन करने वाले भी लोग रहे, आज भी हैं, कल भी थे, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इतनी जल्दी लोगों की ये प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए आवश्यकता होती है कि हमें लगातार सजग रहे इस बात के लिए कि जो मानवाधिकारों पर लगातार चोट करने वाले लोग हैं या इस प्रवृत्ति के पैदा होने वाले लोग हैं, इन दोनों पर अगर ठीक से नजरिया रखा जाए तो चीजें काफी कुछ सुधर सकती हैं। एक्चुअली कोई भी समाज में जो एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, हर एक में एक अधिनायकत्व का भाव होता है। वो ये चाहता है कि मेरा वर्चस्व रहे, और अगर उसे कहीं सौभाग्य से लोकतांत्रिक पद्धति में कहीं अधिकार प्राप्त हो जाए तो फिर उन अधिकारों का वो इस्तेमाल बजाय लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक भावना से करने के, वह अपने वर्चस्व को प्रकट करने के लिए या अपने लाभ के लिए करने लगता है, और यहीं से शुरू होता है मानवाधिकारों का हनन। कोई भी व्यक्ति, हम जब अपने सामान्य संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं, संवैधानिक अधिकारों के तहत रहते हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन पता लगा कि उन्हीं बातों को कानून के दूसरे दायरे से रख करके उन्हें काट दिया जाता है। ये प्रक्रिया, ये प्रवृत्ति जिन्होंने भी संघर्ष चलाए वो चला तो रहे होते संघर्ष ठीक प्रवृत्ति के लिए, लेकिन उसे उनका निश्चित रूप से सरकार के प्रति एक झगड़ालू रवैया दिखाकर, शांति भंग होने का रवैया दर्शा करके और उनका दमन और शोषण शुरू कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से हम लोगों को लगातार इतिहास से भी सीखना पड़ता है और आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से रणनीतियां भी बनानी पड़ती है। आज
जो सवालात लेकर के हम सब लोग बैठे हैं कि मानवाधिकारों के सिलसिले में जो तमाम कानून है, मैं समझता हूँ तमाम कानूनों पर चर्चा करने का कोई ज्यादा महत्व नहीं, सभी किताबों में लिखे, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब हम उनके लिए आगे संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी आती है, हमारे सामने पुलिस और प्रशासन आता है, हमारी ठीक बात को गलत ढंग से पेश करके हमारा ही दमन शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कई बार आंदोलनात्मक परिस्थितियों में ये स्थितियां पैदा हुई कि करने तो हम गए थे शांति के लिए आंदोलन और खुद अशांति के द्योतक घोषित करके और हम ही को बंद कर दिया गया। इसका एक बहुत पुराना एक उदाहरण है, कभी कभी जो निश्चित रूप से हमें प्रेरित भी करता है कि आखिर संघर्ष कैसे चलाए जाए। सन 1983 की बात है, ये यहाँ पर भदौना के पास का एक मामला था। हमारे कुछ साथियों का एक जमींदार से झगड़ा चल रहा था। जमींदार ने जो सरकार की ओर से पट्टे पर जमीन दी जाती है, जो हरिजनों को पट्टे पर जमीन दी गई थी, उस जमीनों पर जबरिया कब्जा कर लिया। उस सिलसिले में उन आम आदमियों को जो भूमिहीन कर सकते, उन लोगों ने जो मिली हुई जमीन थी उसका विरोध किया और इस सिलसिले में वहां के तत्कालीन जमींदार मनुआ सिंह से झगड़ा हुआ। मनुआ सिंह ने स्पॉट पर 2 मर्डर कर दिए। हमारे साथियों में से जो कृषक लोग थे उनके 2 के मर्डर का विरोध हुआ। हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो पता लगा कि 24 आदमियों को उस समय पन्नाधिकारी ने यह कह के बंद कर दिया कि आप आम नागरिक अधिकारों के विरुद्ध यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और अशांति पैदा कर रहे हैं। जब 24 बंद कर दिए, लक्ष्मीकांत शुक्ला एडीएम उन्नाव, एसडीएम उन्नाव, जब हम लोगों ने 15 अक्टूबर 1983 को इस बंदी के विरोध में वहां पर प्रदर्शन किए तो हमारे साथ के सारे वकील और सारे पत्रकार, जिसमें सुप्रीम लखनपाल और आदियों जैसे लोग भी उस समय मौजूद थे, सबको बंद कर दिया गया। पता लगा 34 आदमी जेल में चले गए। और उस समय जमानत के सिलसिले में चूंकि शांति भंग के हम लोग दोषी थे, इसलिए 1-1 लाख की जमानत लगा दी गई 1983 में, जो निश्चित रूप से 1 लाख की हैसियत की जमानत दे पाना उस समय बड़े से बड़े आदमी के लिए भी एक कठिन काम था। और अंततः 34 डेज 34 दिन तक उन 34 आदमियों को अवरुद्ध रखा गया। बमुश्किल किसी तरह से लड़ते हुए जब एसडीएम ने बात नहीं मानी तो निगरानी की गई और वो एडीएम 7 उन्नाव के द्वारा बमुश्किल यह तय किया गया कि यह पूरी की पूरी बंदी और नोटिस गलत है। सेम उदाहरण देखने को मिला कि किस तरह से प्रशासन मानवाधिकारों का हनन करता है। रिसेंटली माओवादियों से पहले घटना जो यहाँ पर लेबर कमिश्नर मीणा वाला कांड हुआ। मीणा कांड में कुल मिलाकर जितने लोगों को अभियुक्त बनाया गया उसमें से 115 लोगों को तो केवल 116 में बंद कर दिया गया। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, हमारा एक नया जूनियर लड़का एडवोकेट आया था तो मोस्टली 116 की जमानत में क्या होता है कि किसी भी एडवोकेट को भेज दीजिए, सब सर्टेन उनके अपना चार्जेज जब खुश हो जाए वापस तो लेता है, मुचलका भरवा लेता है, जमानत की भी जरूरत नहीं होती। इन 115-12 लोगों को छुड़वाने के लिए मुझ जैसा शख्स जब उसे 20 दिन हो गए तो मेरा जूनियर मुझसे बोले सर मैं तो बड़े आराम से जमानत करवा लाया था, आप 15-20 दिन से परेशान। मैंने कहा 15-20 दिन में हो सकता और सारे दिन लगे और यू विल सरप्राइज जो 33वें दिन एडीजे के यहाँ से मुश्किल जब उन्हें लीगली इस बात के लिए हम कन्विंस कर सके कि वास्तव में यह जो पूरी प्रक्रिया है बंदी की ये इलीगल है, इट्स लाइबल टू बी, तब मुश्किल में जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट किया और मुचल के सारे लोगों को छोड़ा। इस तरह से विक्टिमाइजेशन जो है कॉमन ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में चलता रहता है। अगर लड़ने वाला न हो, निश्चित रूप से अपनी बात कहने के लिए अगर अपने पास प्रतिनिधित्व न हो तो निश्चित रूप से जो मैंने दोनों उदाहरण बताए तो इसमें कोई लिमिट नहीं थी कि वो 6 महीने रखना चाहते थे कि 8 महीने रखना चाहते थे और निश्चित रूप से इस तरह से मानवाधिकारों का हनन होता रहता है। ऐसी प्रक्रिया में अगर समाज का एक ठीक से हिस्सा भी अगर मोबिलाइज होकर के एक्टिवेट रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे और इस सिलसिले में कम से कम गलत को गलत और सही को सही कहता रहे। भाई जो पीड़ा वाला झगड़ा था वो केवल इतना झगड़ा था, मैं समझता हूँ सभी साथी संघर्ष से जुड़े रहे कि केवल हम जो वर्कर्स था वो अपने राइट्स मांग रहा, राइट के सिलसिले में कोर्ट का आदेश भी हो चुका है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वो केवल ये चाहता है कि उनकी वसूली भी हो जाए और इस वसूली के आदेश को जो जारी करना है वो मीणा कागज अपने पास दबाए बैठा हुआ है। इट मीन्स डायरेक्टली ही इज सपोर्टिंग टू द एम्प्लॉयर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड भी भेजी जाएगी तो मिल बंद हो जाएगा, तो वसूली हो जाएगी, वर्कर्स को भुगतान हो जाएगा। इस तरह से प्रशासन इस बने हुए कानून में भी लगातार आम आदमी
आदमी का न केवल शोषण करता है बल्कि पूरी तरह विक्टिमाइजेशन करता है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर हम लोग एकजाई होकर के, एकजुट होकर के इन संघर्षों को अगर ठीक से कुछ न करें तो कम से कम अपनी आवाज भी उठाते रहे तो निश्चित रूप से कोई न कोई असर होता है। और ऐसी परिस्थितियों में समझता हूँ कि जो पहल की जा रही है, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, सदैव साथ दिया है और प्रयास ये करूंगा कि सदैव हमारा साथ रहेगा। एक्चुअली जैसे माओवादियों के सिलसिले में आज की तारीख में बड़ा गलतफहमी और मेरा सौभाग्य कानपुर में कि कानपुर में पहला राष्ट्रद्रोह का मुकदमा सन 1968 में लगा। उस समय परमिंदर सिंह और विश्वनाथ वाजपेयी और एक वक्त है सिंह साहब, 3 लोगों के ऊपर यहाँ पर चला। दुर्भाग्य सौभाग्य से उस समय सुल्तान नियाजी साहब एक को रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे एक सिंह साहब है। और मैं बहुत लेट प्रैक्टिस में जब आया 76-7 के बाद तो परमिंदर सिंह का केस हमें देखने को मिला और उस केस को मैंने कंटेस्ट किया, विन ओवर किया। ये 81 में केस छूटा था। उस समय जब कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता लोग होते हैं या किसी भी तरह से समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं और सोशल स्ट्रगल से जब जुड़ते हैं तो आपको सीधा सीधा ब्यूरोक्रेसी से आमना सामना करना पड़ता है। और जब ब्यूरोक्रेट अगर मन बना ले कि आपको विक्टिमाइजेशन करना है तो वो फिर आपको कोई न कोई रास्ता बना करके आपको उलझाए।